नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सृजन सुभाष है। अविचल स्टडी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप क्लास 12th से नहीं भी हैं तो भी आपके लिए नॉलेज पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग चैप्टर नहीं टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ अ कोल्ड वॉर, आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा। दूसरा या तीसरा टॉपिक है व्हाट इज़ अ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर है क्या, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कोल्ड वॉर है क्या। एक छोटी से छोटी चीज़ को भी हम समझेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ना व्हाट इज़ अ कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर को समझने से पहले हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड को देखते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ कि दो गुट थे, एक का नाम था एलाइड पावर और दूसरा का नाम था एक्सिस पावर। एलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस था, और दूसरी ओर यूएस बाद में शामिल हुआ, और इधर दूसरी ओर जर्मनी, इटली, जापान, ये तीन देश थे। तो इसमें हुआ क्या, दो देश उभर करके सामने आए, ठीक है। पर इसमें काफ़ी रीजन इन्वॉल्व थे। इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ काफ़ी सारे कंट्रीज़ थे। इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व था, चाइना भी था, म्यांमार तो था ही, ठीक है, और भी कई सारे देश यहाँ पर थे, वियतनाम वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कई सारे फ्रंट में लड़ा जा रहा था। जापान यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ये काफ़ी डिवास्टेटिंग वॉर था। डिवास्टेटिंग कहे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था फॉर द ह्यूमैनिटी। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो उसके ख़त्म होने के पीछे यूएस का हाथ था। क्यों? उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर लगातार एक के बाद एक दो बॉम्ब, फैटमैन और लिटिल बॉय, ये दोनों गिरा दिए, और इससे वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया। हिरोशिमा नागासाकी पर जो इम्पैक्ट हुआ वो तो हुआ ही, हम लोग जानते ही हैं कि आज भी वहाँ के लोग इस चीज़ को भुगत रहे। पर इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया और दो सुपर पावर एमर्ज किए, और उन दोनों का नाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। एक का नाम था यूएसएसआर और दूसरा का नाम था एक और जर्मनी को हरा करके यूएसएसआर की रेड आर्मी ने काफ़ी सारे हिस्से को ऑफ द यूरोप को कंट्रोल में ले लिया था, और दूसरी ओर जापान को यूएस ने हरा दिया। तो बेसिकली जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश के इकोनॉमीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और वहीं दूसरी ओर यूएस के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके पीछे दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि यूएस सबसे लेट में वर्ल्ड वॉर 2 में कूदा, और उसके बाद उसने कई सारे हथियार अपने बेचे। देखिए यूएस की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा हथियार पे ही डिपेंड करती है। तो दो सुपर पावर एमर्ज हुए, एक का नाम सोवियत यूनियन और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स, और दोनों ही पूरे अर्थ पर डोमिनेंस चाहते थे। इसलिए इन दोनों के बीच में राइवलरी स्टार्ट हो गई। ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में लग गए कि किसका इन्फ्लुएंस अर्थ पे ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि कोल्ड वॉर की, तो कोल्ड वॉर क्यों बना रहा, और हॉट वॉर क्यों नहीं बना, या फिर फुल फ्लेज वॉर क्यों नहीं बना, तो ये हम लोग थोड़ा आगे जानेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि कोल्ड वॉर जो था, जिसको कि हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, एक तरीके से ठंडी लड़ाई, जहाँ पर कि कभी भी एग्रेसिवली वॉर नहीं हुआ। वहाँ पर कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर कि टेंशन्स लगातार बने रहे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कहीं पर टेंशन्स एकाएक राइज कर गए। तो वो कुछ एरियाज़ थे, जैसे कि यूरोप एक तरीके से आप कह सकते हैं गढ़ बन गया था दोनों अलायंस का, यानी कि यूरोप दो हिस्सों में बट चुका था। सोवियत यूनियन के साइड का ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप ऑफ द अमेरिकन साइड, और वहीं दूसरी ओर कोरिया और क्यूबा जैसे जो देश थे, इन्होंने हाई पीक देखा ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ द कोल्ड वॉर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। उसी तरह कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, आई होप अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ तो मैं आपको क्लियर तो नहीं दिखा सकता, पर आप ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये जापान है और ये है चाइना। तो इन दोनों के बीच में ये एक पेनिनसुला है, ठीक है। ऊपर वाले एरिया को हम लोग नॉर्थ
कोरिया कहते हैं और नीचे वाले को साउथ कोरिया। तो इन दोनों के बीच में एक जो नॉर्थ कोरिया था वो सपोर्टेड था यूएसएसआर के द्वारा, और जो साउथ कोरिया था ये सपोर्टेड था किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। तो नॉर्थ कोरिया ने इन्वेजन कर दिया था साउथ कोरिया में, तो इससे यहाँ पर वॉर छिड़ गया, और इसको कई बार कोरियन वॉर्स भी कहा जाता है, जो 1953 तक चला था। तो ये भी एक हाई पीक था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और टेंशंस काफ़ी थे क्योंकि दोनों एलाइड थे टू द सुपर पावर्स, दोनों ही सुपर पावर से कनेक्टेड थे। और फिर क्या हुआ कि 1953 में ये वॉर ख़त्म हो गई। और देखिए 1949 में क्या हुआ था कि रसिया ने भी, या फिर आप कहें तो सोवियत यूनियन ने भी एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लिए थे, और वो भी एक एटॉमिक पावर बन गया था। इससे क्या हुआ कि यूएस की जो हेजेमनी थी ऑन द एटॉमिक बॉम्ब ये ख़त्म हो गई। अब दोनों ही देश सुपर पावर्ड बन गए इन द न्यूक्लियर सेंस। और अगर आप कहें तो इससे राइवलरी और इंटेंस हो गई, और ज़्यादा दोनों के बीच में तकरार शुरू हो गया। पर फिर भी ये कभी भी फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज जानती थी कि एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करके जो भी डिवास्टेशन होता है वो मामूली नहीं होता, और उसका जो खर्च होता है वो भी मामूली नहीं होता, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्ड थी। तो अगर कोई एक भी कंट्री एक दूसरे पे हमला करती तो दूसरी भी आसानी से उस पर हमला कर सकती थी। पर ये दोनों ही उस समय दोनों सुपर पावर्स ने थोड़ी होशियारी से काम लिया, और उसके बाद इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप एटॉमिक बॉम्ब को क्यों यूज़ करेंगे? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए। पर अगर आप शक्ति बढ़ाने के लिए एटॉमिक बॉम्ब को यूज़ करते हैं, और सपोज दैट रिटेलिएशन में कोई जो दूसरा देश है, चाहे वो सोवियत यूनियन हो या अमेरिका, वो अगर आप पे हमला कर देता है और आपकी जो ज़्यादातर सोसाइटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इससे आप क्या पॉलिटिकल गेन कर लेंगे? क्यों? क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ बराबर थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या सोचा कि चूँकि डिवास्टेशन तो दोनों तरफ का होना है, अगर कोई एक कंट्री है, अगर वो सोचे कि पहले हम इस कंट्री को हमला करके और यहाँ के सारे एटम बम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो अगर वो ऐसा करने का भी कोशिश करेगी, फिर भी इस कंट्री के पास छुपे हुए इतने एटम बम हैं कि ये इस कंट्री को आराम से पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। तो ये बात थी, इसीलिए दोनों ने क्या किया कि समझदारी से काम लिया। और यहाँ पर डिटरेंस का लॉजिक बहुत ज़्यादा काम आया। आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो मैं आपको बता दूं ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है। देखिए, लॉजिक ऑफ डिटरेंस ये होता है कि जब दो कंट्रीज बराबर पावर में, ठीक है, तो इन दोनों के पास ये शक्ति है कि ये इसको बुरी तरीके से तबाह कर सकता है और ये भी इसको पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। तो कोई भी शुरुआत नहीं करेगा, कोई भी शुरुआत नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर रसिया या फिर अगर अमेरिका रसिया पे हमला करता है या रसिया अमेरिका पर हमला करता, तो जो अपोजिट कंट्रीज थी वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देती जो भी हमला करता उसको, भले ही वो खुद भी बर्बाद होती। पर इतिहास क्या कहता, देखो पहले रसिया ने या फिर देखो पहले अमेरिका ने हमला किया, इसलिए ये हुआ। तो दोनों ही कंट्रीज इस बात को जानती थी कि अगर हम हमला करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो सामने वाली कंट्री है वो हम पे इतना जोरदार हमला करेगी कि हम उसको सह नहीं सकते। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, बोथ द साइड्स हैव द कैपेसिटी टू काउज सो मच डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट एन अटैक दैट नाइदर साइड कैन अफोर्ड टू इनिशिएट एन वॉर। यानी कि इतना डिस्ट्रक्शन कर सकती है कि कोई भी साइड वॉर को शुरू नहीं करना चाहता। देखिए एक्चुअली मेन एम क्या था, सुपर पावर बने रहना। अगर रसिया और अमेरिका ये दोनों किसी भी तरह लड़ करके अपनी ही इकोनॉमी को बर्बाद कर लेते तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था। ये पिक्चर बहुत ही अच्छा डिपिक्ट करती है उस समय की सिचुएशन को। देखिए, इन दोनों के पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, आप इसको देख सकते हैं, और ये लोग तीर से लड़ रहे हैं। तीर से इसलिए कि ये लोग न्यूक्लियर जो वेपन है ये यूज़ करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर ये यूज़ करेंगे तो फिर ये भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि तीर से
इसको प्रोवोक करना चाह रहे हैं, इसको उकसाना चाह रहे हैं कि हो सके तो तुम पहले यूज़ करो तो फिर हम बताते हैं। पर ये भी इतना चालाक है कि ये भी न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ नहीं करता, बल्कि तीर से ही इस पर हमला करता है। और आजकल यही थ्योरी ऑफ डिटरेंस जो है न्यूक्लियर आर्मामेंट को या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड को यूज़ होने से बचा रही है। अब देखिए, बात करते हैं मेन मिलिट्री फीचर ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की मेन मिलिट्री फीचर क्या थी? देखिए, दोनों साइड्स, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं जो कि अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं, उसमें क्या है कि दुनिया दो हिस्सों में बट जाती है। तो फिलहाल वो मैं अभी बता देता हूं कि दुनिया दो हिस्सों में बट जाती है और कुछ कंट्रीज़ अमेरिका के साइड आ जाती हैं और कुछ कंट्रीज़ सोवियत यूनियन के साइड आ जाती हैं। पर जो कंट्रीज़ सोवियत यूनियन के साइड थी और जो कंट्रीज़ अमेरिका के साइड थी, ये दोनों अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर हम दोनों लड़ते हैं, या चाहे वो छोटी ही कंट्री क्यों ना हो, तो इससे ये रिस्क बढ़ जाता है कि ये कंट्री, ये जो सुपर पावर्स है, ये कूद जाएंगे इस वॉर में। और अगर ये दोनों आमने सामने आ गई और अगर इन दोनों में से किसी ने भी न्यूक्लियर वॉर हेड को यूज़ कर दिया या न्यूक्लियर सामान को यूज़ कर दिया, तो ये पूरे दुनिया के लिए विनाशकारक होगा। तो जो भी एलाइज थी, जो भी कंट्रीज़ थी दोनों ब्लॉक्स में, ये दोनों बहुत ही रैशनल थी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी, और इस चीज़ को लेकर के कि कहीं विश्व युद्ध तृतीय ना शुरू हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोल्ड वॉर अच्छा था, तो या फिर ये जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस जो काम कर रहा था, क्या ये सही था, या इतना न्यूक्लियर बनाना ये सही था? तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कोल्ड वॉर एकदम सही था। वो इसलिए कि कोल्ड वॉर ने क्या किया, ये इंश्योर कर दिया कि कंप्लीट डिवास्टेशन नहीं होगा, कंप्लीट बर्बादी नहीं होगी, ठीक है, और इकोनॉमीज़ चलती रहीं, समाज भी चलते रहे और आज भी चल रही हैं। तो आप इसके फेवर में भी लिख सकते हैं और थोड़ा अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों सुपर पावर्स आपस में लड़ने के बजाय अगर वर्ल्ड के वेलफेयर पे ध्यान दी होती तो आज दुनिया और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती। खैर, तो आज से मैं एक नया चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, ये है नॉलेज बूस्टर। तो आज जो नॉलेज बूस्टर है, इसमें हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज़ कम्युनिज्म। ये एक टर्म है, ठीक है। तो जो कम्युनिज्म है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, यानी कि पॉलिटिकल विचारधारा है, कई लोग इसको फॉलो करते हैं। एक दर्शन है क्या कि ये चाहती है कि जो समाज है वहाँ पर हम लोग कुछ भी बनाएं तो वो कोई अकेला ना बनाए, बल्कि समाज मिलकर के बनाए, यानी कि कॉमन प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो कॉमनली होना चाहिए, कलेक्टिवली हम लोग किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करें, इसी को कम्युनिज्म कहते हैं। द थ्योरी और आइडियोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग कलेक्टिवली इज कॉल्ड कम्युनिज्म। इसमें ये समाज का जो क्लास होता है, इसको बिल्कुल भी जगह नहीं दिया गया, पैसा को जगह नहीं दिया गया है, चूँकि ये कहता है कि हम लोग सबको मिल के प्रोड्यूस करेंगे तो सबको मिल करके खाएंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिज्म का विचारधारा है। आई होप इसको समझ में आपको समझ में आया हो, ठीक है। और कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक तरीके से भाई भाई हैं। और कम्युनिज्म ये कहती है कि मान लीजिए अगर हम कहीं खेती कर रहे हैं, तो अगर 4 हेक्टेयर के ज़मीन है, तो वहाँ का जो पूरा किसान है, ये हम लोग यहाँ पर प्राइवेटली नहीं बांटेंगे, यानी पैच ऑफ लैंड में नहीं बांटेंगे कि ये तुम्हारा, ये मेरा, बल्कि ये पूरा लैंड ही जो है वो हमारा है और हम लोग मिल करके इस पर प्रोड्यूस करेंगे और फिर यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा यहाँ पर हम उसको यूटिलाइज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। यहाँ पर मनी और क्लास का तो कोई सिस्टम ही ख़त्म हो गया। और ये कहते थे कि हमारे समाज में कोई भी बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए जो कि अकेले ही इन सारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करे। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जान लीजिए कि अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे उनके नाम थे, पहले हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उनका नाम था लिटिल बॉय, और जो दूसरा था उसका कोड नेम था फैट मैन। ये दोनों 15 से 21 किलो टन के थे। पहले का वजन 15 किलो टन था और 21 किलो टन था। और फिर उसके लगभग 5-6 साल के बाद ही, यानी 1950s में ही, अमेरिका और सोवियत यूनियन इन दोनों ने 15,000 किलो टन के एटॉमिक बम बना लिए थे। यानी कि जो एटम बम उस समय हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे उससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल एटम बम्स उस समय बना लिए गए थे।
आई होप आप इसको याद रखें। और न्यूज़ में जो आज है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में चिंता करने का ज़्यादा ज़रूरत है। तो एनर्जी ट्रांसमिशन क्या होता है, तो देखिए अर्थ है, अर्थ में सन के द्वारा एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी भेजा जाता है। अर्थ कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती है और फिर उसको वापस भेज देती है ऑन द इन द स्पेस। पर हाल ही के कुछ वर्षों में क्या देखा गया है कि धरती एनर्जी वापस तो लेती है पर जितनी उसको वापस करनी चाहिए वो वापस नहीं करती, और इससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर या बैलेंस बिगड़ रहा है। बैलेंस क्या, बैलेंस इस चीज़ का कि बराबर मात्रा में एनर्जी ले और फिर बराबर मात्रा में वापस कर दे। पर ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं और इससे धीरे धीरे टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज कर रहा है। और ये इम्बैलेंस पहले 0 था, अब क्या हो गया है कि जो अर्थ है वो 0.3% ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा है, 0.3% ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगी है पहले के मुकाबले। अब आप कहेंगे अरे ये तो 0.3% है, पर आप इसको हल्के में ना लें क्योंकि 0.3% एनर्जी का इम्बैलेंस ही आखिरी 150 सालों में 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करने में सक्षम रहा है। और देखिए 2 इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स, ये कोई तुक्के की बात नहीं है, इस पर प्रॉपर रिसर्च हुआ है। और उसके बाद देखिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ के बाहर में नासा का जो सैटेलाइट है वो इस चीज़ को मॉनिटर करते रहता है कि अर्थ कितना हीट ले रहा है, कितना हीट वापस कर रहा है। इसमें ये पता चला कि जो अमाउंट ऑफ हीट लिया जा रहा है वो और जो अमाउंट ऑफ हीट वापस किया जा रहा है, इन दोनों में डिफरेंस है, और जो धरती है वो ज़्यादा हीट ट्रैप करने लगा है पहले के मुकाबले। और फिर इस पे भरोसा नहीं हुआ तो दूसरा एग्रोफ्लोट नेटवर्क जो कि नासा का ही है, वो पूरे ओशन में फैला हुआ है और इसने ये देखा कि जो समुद्र है, मैं आपको बता दूं फॉर जनरल नॉलेज कि जो समुद्र होता है यानी कि ओशन होता है वो धरती का एक्स्ट्रा एनर्जी जो होता है, एक्स्ट्रा हीट होता है, उसको 90% एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अगर आप कहें कि अगर ओशन जो है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है पहले के मुकाबले, तो आप ये समझ लें कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी के चलते ओशन गर्म हो रहा है। तो ये जो हीट कलेक्ट हुआ है एग्रोफ्लोट नेटवर्क से जो कि ओशन में फैला हुआ है, ये भी ज़्यादा है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स जो हैं ये दिखा रहे हैं कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और सबसे ज़रूरी बात कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी ये दोनों अलग हैं और दोनों ही इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट लिया जा रहा है 2015 से 2019 के बीच में ये डबल हो गया। सॉरी 2005 है, यहाँ पर 2015 गलती से हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि जो अभी हम लोग को CO2 के बारे में तो सोचना ही है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो एनर्जी का बैलेंस है ये कैसे बनाया जा सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में भी आया, आपको नॉलेज भी बूस्ट हुआ हो और क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको ये थोड़ा ब्रॉडर व्यू से समझ में आया हो कि कोल्ड वॉर क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट।